स्टिल मूविंग, स्टिल शेकिंग। कौन कहता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट कम है? मुझे तो लगता है कि हम लोग लिखने के मामले में पूरी दुनिया से आगे। जहां जगह मिलती है कुछ लिख डालते हैं। कुतुब मीनार देखिए, ताजमहल देखिए, या भुसावल रेलवे स्टेशन का जेंट्स टॉयलेट देखिए, सब जगह हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। राजू लव्स मीना, शालू तो बड़ी चालू, मुझे छू लो, मेरा नंबर है 98889999। ऐसा लगता है हम वैदिक काल में हैं, जहां ऋषि मुनि पत्थरों पर श्लोक लिखते थे। कुछ लोग तो लोकल ट्रेन में भी लिखते हैं, जॉब चाहिए कॉल करें। और मुझे पता है इन लोगों को क्या जॉब मिलता है, लोकल ट्रेन में लिखने का। मुझे लगता है कि ये लोग जब भी किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जाते होंगे तो ऐसे प्लान करते होंगे। सुनो, तुमने कैमरा लिया है? अरे यार, एक हथौड़ी और कील भी रख लो, इस बार तो साला पूरा गोद के ही आएंगे। कुछ लोग गाली देने के लिए भी दीवार पर लिखते हैं। जैसे कि कोई लड़की आपको धोखा दे दे, बेवफा निकले, तो आप जल्दी से राजस्थान का एक ट्रिप लगाइए और वहां के सारे किलों की दीवारों पर उस लड़की को गाली लिखिए। आई थिंक टूरिज्म मिनिस्ट्री को एक नया पैकेज शुरू करना चाहिए, भड़ास टूरिज्म, जिसमें आप किला टू किला घूमिए और दीवारों पे जम के कील ठोकिए, गालियां। एक और इंडियन इनोवेशन है, दीवार पर कुछ लिखकर लोगों को कुछ करने से रोकना। जैसे देखो, गधा पेशाब कर रहा है। मैं हैरान हूं कि मेनका गांधी जी ने अब तक इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। यहां गधा साफ साफ एक इंसल्टिंग टोन में इस्तेमाल किया गया। मुझे तो लगता है कि कोई भी गधा ऑफेंड हो जाएगा। आदमी नहीं होते, यह अलग बात है। वी आर रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिंद्रा। पर मुझे सच में कभी समझ में नहीं आया कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए इतने पागल क्यों हैं। कितनों को लगता है कि इस साल हम कोई मेडल जीतेंगे, और जीतेंगे भी तो कितनों को जीतने वालों का नाम पता होगा? कौन? मेजर राठौड़। ये कौन है यार? क्या 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 क्या? कौन सा इवेंट? डबल ट्रैप। यार माउस ट्रैप सुना था, यार डबल ट्रैप क्या है यार? ओलंपिक्स ही है ना, ये मजाक नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद ओलंपिक्स ही एक ऐसा इवेंट है जिसकी हम 4 साल पूरी तरह से कस के तैयारी करते हैं। केपीएस गिल की बातें सुनते हैं, लिएंडर पेस और भूपति के हाथ पांव पड़ते हैं, और 70 खिलाड़ियों और 170 सरकारी अधिकारियों के साथ शान से अपना झंडा लेकर पहुंच जाते हैं। दरअसल इस झंडे से ही पता चलता है कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना और कहीं तो नाम आता नहीं। I know, I just said Bindra has made us proud. वैसे ओलंपिक्स होस्ट करने की बिडिंग 8 साल पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब हमें 8 साल पहले ही पता होता है कि हम कहां जाकर हारेंगे। ओलंपिक्स के कुछ इवेंट्स भी मुझे समझ में नहीं आते। अब वजन उठाना खेल कैसे हो सकता है? और अगर वजन उठाना खेल है तो बाल काटना, तेल मालिश करना और साइकिल का पंक्चर लगाना खेल क्यों नहीं? एक इवेंट जो बहुत पॉपुलर है वो है 100 मीटर्स रेस। मेरी समझ में नहीं आता ये किस तरह का अचीवमेंट। 100 मीटर दौड़ना, वो खिलाड़ी घर जाकर क्या कहता होगा? मैं 100 मीटर बहुत तेज दौड़ता हूं। बस 100 मीटर, लेकिन उसके आगे क्या भैया? ये लोग 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पूरी कर लेते, मुझे 5 सेकंड और लगेंगे। तो दुनिया का सबसे तेज एथलीट मुझसे सिर्फ 5 सेकंड तेज है। आई डोंट थिंक उसे इतना खुश होना चाहिए। फिर कुछ लोग हैं जो 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, इसे क्रॉस कंट्री मैराथन कहते हैं। पहले तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो इतना छोटा है? दूसरा, मैं चाहूंगा कि इस इवेंट को किसी और इवेंट के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि बाजार से सब्जी लाना, दूध लाना वगैरह वगैरह। एक आदमी 42 किलोमीटर का चक्कर लगाए और खाली हाथ वापस आ जाए, अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कुछ उठाकर फेंकना होता है, जैसे कि एक भाला या चक्का या फिर लोहे की एक भारी गेंद। मैं इन खिलाड़ियों की भावना की कदर करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के खेल हैं। भाला फेंकना? भाई, जब तक आप आदि मानव नहीं हैं या महाभारत जैसे किसी टीवी सीरियल में काम नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस स्किल की कभी जरूरत पड़ेगी। और एक इवेंट होता है पोल वॉल्ट, जिसमें एक खिलाड़ी दूर से दौड़ता हुआ आता है, एक डंडे के सहारे ऊपर उठता है और एक ऊंचे डंडे को क्रॉस करके एक गद्देदार बेड पे गिरता है। आई नो ये बहुत एडवेंचरस है, बट आई वुड प्रेफर वॉकिंग टू माई बेड। लेकिन फिर भी ओलंपिक्स हम सब में एकता की भावना जगाता। हम सब एक साथ हारते हैं, हर इवेंट में हारते हैं। 70 में से कोई एक भी नहीं जीता, और इसी में हमारी सच्ची ताकत है। आई नो बिंद्रा, he spoiled it this time. But we are proud of you, Bindra. No, we really are.
रिसेंटली मैं एक मॉडर्न टाइप गुरु की बातें सुन रहा था। ये सब माया है, कुछ परमानेंट नहीं है। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो भी हर सेकंड बदलते रहते हैं, और आप जो व्यक्ति 1 मिनट पहले थे वो 1 मिनट के बाद नहीं है। यू आर समवन एल्स। बोलो जय राम। आई ट्राई टू टेल दिस टू द बैंक मैनेजर जो मुझसे लोन रिकवर करने आए थे। मैंने उससे कहा मेरी सारी सेल्स बदल चुकी है। जिस शेखर ने आपसे लोन लिया था मैं वो नहीं हूं। बोलो जयराम जी की कमबख्त ने नहीं कहा। मुझे यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हम भारतीयों के पास हर मुश्किल का एक ही उपाय, स्पिरिचुअलिज्म। आपके दांत टेढ़े हैं, योगा कीजिए। बुखार है, मिर्ची जला के आरती कीजिए। डिप्रेशन है, आस्था चैनल देखिए। यू कैन रन, यू कैन हाइड, बट यू कांट एस्केप स्पिरिचुअल गुरुज। वो एलियंस की तरह हर चौक पे उनके बैनर्स हैं, हर शहर के परेड ग्राउंड में उनका महासम्मेलन, महाप्रवचन, महायोग, जो भी उनकी महाखासियत है वो लेके बैठे हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, आओ ना। ये आध्यात्मिक गुरु बनना वैसे आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इनमें से तो कई 20-20 साल हिमालय पर रह के आए होते हैं। मेरे ख्याल से हिमालय इनके लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या वॉल स्ट्रीट जैसा है, जहां की इंटर्नशिप बहुत मायने रखती। तुम हिमालय में कहां थे यार? रोहतांग दरे के पास। मैं नाथुला के पीछे वाली गुफा में रहता था। कभी देखा नहीं यार तुमको? नहीं, क्या मैं इंट्रोवर्ट हूं ना, सिर्फ जड़ी बूटी तोड़ने बाहर निकलता था। अच्छा, वीकेंड में भी नहीं? अरे नहीं, नो वीकेंड्स। आज ए सीरियस स्टूडेंट। लेकिन अगर सिर्फ हिमालय से उतरकर गुरु बन सकते तो खली और कंगना रनावत भी आज हमें हाथ लगाकर हील कर रहे हो। इसलिए गुरु बनने की दिशा में बहुत जरूरी कदम है आपका गेटअप और हेयर स्टाइल। आप स्पिरिचुअल बोले या ना बोले, आपका स्पिरिचुअल दिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे अहम चीज है आपकी यूएसपी, आपका कोई ऐसा स्पेशल इफेक्ट जो स्पीलबर्ग की औलाद भी कभी सोच ना पाए। जैसे कुछ गुरु लात मारकर आशीर्वाद देते, कुछ बात करते करते नाचने लगते हैं, कुछ 10 साल से मौन व्रत पे। ये अच्छा है, सिर्फ हाथों से इशारा कीजिए, जनता खुद समझ जाएगी इसमें क्या संदेश छुपा है। और कुछ का यूएसपी है पेट पिचका के आंख माना। गुरु से याद आया, एक गुरु ग्रेग चैपल भी थे जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के फॉरेन कोच थे। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम फॉरेन कोच की वजह से ही हारती है। पर इस बात से हमारे मनमोहन सिंह जी बिल्कुल सहमत नहीं। उनका कहना ये सब बकवास है, तुसी मैनू वेखो, मैं भी फॉरेन कोच दे अंडर कितना वधिया खेल रहा। 4 साल हो गए, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे। We'll take a short break. We'll be back soon, but till then, keep moving, keep shaking. मनमोहन जी, आपके ये 4 साल कैसे बीते? इसी तरह के कई टर्म्स हैं जो नाक को यहां से नहीं यहां से पकड़ते। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट jargon. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी शेयर होल्डर से कहे द कंपनी हैज डन रीजनेबली वेल डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन, उसके कहने का मतलब है कंपनी की फटी पड़ी है, इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। इमेजिन पर सोमवार से गुरुवार शरीक हो जाइए अपनों की हर खुशी।